मेरा नाम अर्नव है। मैं अच्छे खासे खाते पीते घर से बिलोंग करता था, क्योंकि मेरे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, ऐसी नौकरी थी कि हर महीने मेरे पास अच्छी रकम मेरे अकाउंट में आ जाया करती थी। घर में मेरे मम्मी पापा थे, मेरी बहन थी और मैं था। हमारा छोटा सा परिवार था और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। वैसे तो शादी का शौक मेरी मम्मी को भी था, लेकिन मेरी मम्मी काफी समय से मेरे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रही थी जो बहुत स्पेशल हो, जो लंबी हो, खूबसूरत हो, गोरी हो, अमीर परिवार की हो, पढ़ी लिखी ज्यादा ना हो, मगर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालती हो। ऐसी लड़की मेरी मम्मी को अभी तक नहीं मिल रही थी। वो जहां भी जाती थी, लड़की देखने के लिए उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। मेरे पापा मम्मी की इन हरकतों से बहुत तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि वो अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देख ले, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। उनकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती थी। मम्मी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मेरी बहन अभी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी। इतनी भी छोटी नहीं थी, हाँ, लेकिन मुझसे उम्र में छोटी थी और जवान थी। मैं भी मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कई बार मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें जरूर बताओ, मगर मैं ऐसा नहीं था। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं थी। मम्मी हमेशा पापा को डांटा करती थी कि बेटे को बिगाड़ने में आपका पूरा पूरा हाथ रहेगा। मैं अपनी पसंद के मुताबिक बहू लेकर आऊंगी। अगर कभी बेटे ने मुझे अपनी पसंद बताई भी तो मैं उसकी मर्जी के मुताबिक उस लड़की को घर में नहीं लेकर आऊंगी। घर में वही लड़की आएगी जो मुझे पसंद होगी और जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी। लेकिन पापा माँ के जैसे नहीं थे। उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया था, मुझसे बहुत नरमी से और गर्व से बात की थी। उनका कहना था कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है। मेरी बहन जीविका भी मम्मी के जैसी ही थी। उसको भी छोटी छोटी चीजों में नुक्स निकालने की बहुत आदत थी, इसलिए पापा उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मम्मी, मेरी बहन और मेरे पापा तीनों की ही सोच बहुत अलग थी। पापा मम्मी से कहते थे कि तुम दूसरों की बेटियों में इतनी कमियां निकालती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सोचो, हमारी बेटी भी जवान हो रही है। हमारी बेटी के रिश्ते वाले जब उसे देखने आया करेंगे और उसमें कोई कमी निकालेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी पापा की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। उन्हें तो वही सब करना होता था जैसा उनको ठीक लगता था। पापा चाहते थे कि घर में बहू ऐसी आए जो बहुत बेहतरीन हो। मम्मी तो मेरे लिए अभी तक किसी भी लड़की को फाइनल नहीं कर पा रही थी। पापा को लगता था कि उनके बेटे की उम्र निकली जा रही है। जब वो बेटे की शादी से फ्री हो जाएं तो उसके बाद बेटी की शादी के बारे में भी सोचें। पापा मम्मी की हरकतों से तंग आ गए थे। एक दिन वो अपने एक दोस्त के घर गए थे। वहां उन्हें मेरे पापा के दोस्त की भांजी पसंद आ गई थी। उसका नाम मेघा था। वो मेरे पापा की सारी ख्वाहिशों पर खरी उतरी थी। वो भोली भाली, मासूम, सादगी से भरपूर और सुंदर लड़की थी। पापा ने अपने दोस्त से उनकी भांजी के बारे में बात की थी और कहा था कि मैं इस लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। पापा ने वहीं पर खामोशी से मेघा का फोटो खींच लिया था और वो फोटो लाकर जब उन्होंने घर में मेरी मम्मी और बहन को दिखाया तो उन दोनों के मुंह बन गए थे, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। मगर जब मम्मी को ये पता चला कि लड़की अच्छे परिवार से बिलोंग करती है तो मम्मी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये लड़की घर का कोई काम काज नहीं करती होगी। पापा कहने लगे कि तुम्हें घर में बहू लानी है या नौकरानी लानी है। पापा ने उसी समय लड़की का फोटो मुझे दिखाया। मैंने पापा से कहा था कि जैसा आप लोगों को बेहतर लगे वैसा आप लोग कर लीजिए। वैसे लड़की अच्छी है, मुझे पसंद आई है। पापा कहने लगे कि श्रीवास्तव जी तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आखिरकार उनकी भांजी तारीफ के लायक है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगी। मुझे ही अपने बेटे के लिए कुछ सोचना होगा। पापा ने मेघा के परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन भेज दी थी कि वो अपनी पत्नी के साथ रिश्ता लेकर उनके घर आ रहे हैं। मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ थी और वो मेघा के लिए रिश्ता लेकर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन जब पापा ने मम्मी को थोड़ा घूर कर देखा तो मम्मी नरम पड़ गई थी। मम्मी पापा से डरती तो थी, लेकिन पहले वो अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। मैं अपने परिवार वालों की ऐसी हरकतों पर बहुत हंसता था। पापा मम्मी और जीविका को ले जाकर रिश्ता फाइनल करके आ गए थे। जीविका को लड़की पसंद आई थी, लेकिन मम्मी का मूड अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी को लगता था कि इस लड़की से भी ज्यादा बेहतर रिश्ता उनको अपने बेटे के लिए मिल सकता था। मेघा एक अच्छी लड़की थी। उसकी एक छोटी बहन सुनैना भी थी। मेघा का परिवार छोटा सा था, मगर वो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। मेरे पापा ने तो फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उन लोगों को भी हमारा घर बार अच्छा लगा था। वो लोग मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन हमसे ऊपर नहीं थे।
मेरी मम्मी को कभी भी नौकरों के हाथ का खाना या उनके हाथ के कामकाज पसंद नहीं आते थे, इसलिए मेरी मम्मी ने कभी भी घर में नौकर नहीं रखे थे। वो सारे ही काम खुद किया करती थी। उनका मानना यही था कि घर के जो काम घर के मेंबर कर लेते हैं वो नौकर नहीं करते। नौकर तो पैसों के लालच में घर के काम करते हैं, लेकिन घर की औरतें घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालने के, उसका ख्याल रखने के लिए ही घर का कामकाज करती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी मम्मी की सोच बहुत अलग थी। उनकी ऐसी सोच इसलिए थी क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती थी, इसीलिए पुराने ख्यालात वाली थी। मेरे पापा शुरू से ही शहर में रहे थे। मेरी दादी ने मेरी मम्मी को पसंद किया था। गांव की औरत शहर में आकर बस गई थी, मगर उनकी सोच गांव के जैसी ही थी। मैं ये नहीं कहता कि गांव के लोगों की सोच अच्छी नहीं होती या फिर मेरी माँ के जैसी होती है। मेरा मतलब यह है कि गांव के लोगों की सोच थोड़ी पुरानी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लोग अपनी सोच को बदल लेते हैं। मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिनकी सोच बिल्कुल हर इंसान से हटकर थी। उनको तो शायद कभी मैं भी समझ नहीं पाया था। फिलहाल पापा की जिद बहस पर मेरी शादी मेघा के साथ हो गई थी। मुझे भी मेघा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी लव मैरिज में बदल गई थी। मेघा और मुझे, हम दोनों को ही एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हों। जिंदगी खुशगवार लगने लगी थी। मेरे पापा तो मेघा से बहुत खुश थे, लेकिन मम्मी अभी भी मेघा से खुश नहीं थी। वो घर में आ गई थी। उसने अगले ही दिन से घर के सारे कामकाज संभाल लिए थे। जब से मेघा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया था, तब से ही जीविका और मम्मी सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती थी। मैंने देखा था कि पापा ने मम्मी और जीविका को इस सब पर डांट भी लगाई थी। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी बहन जीविका के लिए एक रिश्ता आया। पापा भी जीविका की शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था और उसकी नौकरी अमेरिका में थी। मेरी शादी पर उन लोगों ने जीविका को देखा था और उसे पसंद कर लिया था। पापा ने यही सोचा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें अपनी बेटी की शादी यहाँ पर कर देनी चाहिए। लड़के के परिवार वालों ने भरोसा दिलाया था कि जीविका अगर आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। हम उसकी पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये रिश्ता मेरी मम्मी और पापा दोनों को ही बेहतर लगा था। जीविका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए जल्दी ही मेरी शादी के 1 महीने बाद जीविका की शादी भी कर दी गई थी और इस तरह जीविका अपने ससुराल में चली गई थी। मेरी शादी जब से हुई थी, मैं तो जैसे किसी सपनों की दुनिया में जी रहा था। शादी के बाद एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी थी वो ये थी कि मेघा की बहन सुनैना कभी हमारे घर पर नहीं आती थी। मैंने शुरू से इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि हम कुछ समय बाहर गुजार लेते हैं। वैसे भी हमारी शादी के फौरन बाद ही जीविका की शादी हो गई थी। इस सब के कामों में भी मेरी पत्नी घिर कर रह गई थी। पापा ने भी मुझसे यही कहा था कि बेटा, अपनी पत्नी को घर से बाहर घुमाने के लिए ले जाया करो। मैंने सोचा कि हम अपने साथ सुनैना को भी बाहर ले चलते हैं। मैंने इस बारे में मेघा से बात की। अगर जीविका घर में होती तो मैं जीविका को भी अपने साथ ले जाता, लेकिन वो तो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। मैंने मेघा से कहा कि हम कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ मुझे जीविका की कमी बहुत खल रही है। जीविका होती तो वो भी हमारे साथ चलती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन हो या फिर तुम्हारी बहन, हम जीविका की जगह तुम्हारी बहन सुनैना को साथ ले चलते हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई थी। उसने कहा, नहीं, मेघा को मम्मी पापा घर से निकलने की परमिशन नहीं देंगे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे नहीं हैं कि कहीं आने जाने पर रोक टोक करें, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहने लगी कि नहीं, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, हम नए कपल हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा उसे परमिशन ना दें। मैंने कहा, क्यों? वो भी तो जवान है, उसका भी तो दिल करता होगा बाहर जाने का। वो क्या सोचेगी कि उसकी एक ही जीजू है और उन्होंने उसे एक बार भी बुलाया तक नहीं। मेघा ने कुछ समय सोच कर कहा कि हाँ, दिल तो उसका भी करता है, लेकिन मम्मी पापा उसे कहीं नहीं जाने देते, क्योंकि उसकी तबीयत घर से निकलते ही बिगड़ जाती है। उसकी बातें मेरे दिल में अजीब से सवाल पैदा कर रही थी। उस दिन तो ये बात खत्म हो गई थी, लेकिन सुनैना को लेकर वो हमेशा उलझे हुए अंदाज में बात करती थी, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। मगर मैंने अपनी सोचों को ज्यादा गहराई में ले जाने से परहेज किया था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी पत्नी मेरी मोहब्बत और खुशियों की वजह बन गई थी। मम्मी का बिहेवियर ना जाने क्यों मेरी पत्नी के साथ सख्त रहता था, लेकिन पापा उसको हमेशा बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरी मम्मी सख्त बिहेवियर की तो शुरू से ही थी। ये बात मैंने पहले ही मेघा को बता दी थी कि वो मेरी मम्मी की किसी भी बात का बुरा ना माना करे।
वो भले ही कड़क बिहेवियर की हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। उसने कहा था कि आप फिक्र न करें, मुझे अपने घर के सदस्यों का दिल कैसे जीतना है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी पत्नी घर के सारे कामकाज किया करती थी। मैंने मम्मी को तो कई बार समझाने की कोशिश की थी, मम्मी मेघा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मम्मी का कहना था कि तुम्हारी पत्नी चाहे जितनी अच्छी हो, मेरा एक ही बेटा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करूं, मगर तुम्हारे पापा ने यहाँ भी अपनी चलाई और मेरी ये ख्वाहिश पूरी न होने दी। पापा मम्मी की बात पर मुझसे कहते थे कि बेटा, अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। मेरी मम्मी थी ही ऐसी, इसीलिए मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ अच्छी चल रही थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक शाम मेघा कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो उसने टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो जाहिर कर रहा था कि वो परेशान है। मैंने उससे आराम से कहा, मेघा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, हम एक दूसरे के साथ हैं और इस तरह हर परेशानी का हल मिल सकता है। उसने थोड़ी देर खामोशी जाहिर की, फिर धीरे से बोली कि आप मुझसे वादा कीजिए कि जो मैं कहूंगी आप किसी से जाहिर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताएंगे। और उसके बाद उसने जो कुछ मुझे बताया, मैं हैरान रह गया था और साथ ही साथ अफसोस भी करने लगा था। मेघा ने मुझे बताया कि सुनैना के साथ कुछ ऐसा है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमने हमेशा छुपाया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, क्या बात है मेघा? मैंने थोड़ी फिक्रमंदी से पूछा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन बचपन में एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद से वो बाहर की दुनिया से ज्यादा डरती है। आप मुझसे हमेशा उसे कहीं न कहीं ले जाने की बात करते रहते हो। मैंने कहा, हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मोमेंट पर हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके दिल से डर को खत्म कर देना चाहिए। मैंने उसी समय गाड़ी निकाली और मेघा से कहा कि चलो हम अभी और इसी समय सुनैना के पास चलते हैं। मुझे लगा मेघा अपनी बहन के लिए परेशान हो रही है। मैं जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां देखा कि सुनैना सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैंने धीरे धीरे सुनैना से बातचीत बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैं जब भी अपनी ससुराल जाया करता था तो बार बार सुनैना के बारे में पूछता रहता था। मैंने ये बात नोटिस की थी कि मैं जब भी अपने ससुराल जाता था तो मेरे सास ससुर अपनी छोटी बेटी के बारे में यही बताते थे कि वो कमरे में बंद है। ज्यादातर वो खुद को कमरे में ही बंद रखती है। उसकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है। वो हमेशा डरी सहमी रहती है। लगता था कि मेघा और उसके मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जितनी बार भी सुनैना से बातचीत की थी उसकी बातचीत से मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। मैंने देखा था कि अक्सर बहनें फोन पर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं। मेरी पत्नी अपनी बहन से कोई बात नहीं करती थी, जबकि सुनैना के कमरे में मैं खुद ही चला जाता था और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो मेघा के गले लगकर उससे मिलती थी और उससे बड़ी खुशी खुशी बात करती थी। घर के अंदर का माहौल तो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था, लेकिन अभी भी जब मैं सुनैना को अपने घर बुलाने की बात करता या कहीं बाहर ले जाने की बात करता तो मेघा भी मना कर दिया करती थी और उसके मम्मी पापा भी। ये बात मेरी समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों था। कुछ समय बाद मुझे लगा कि मेरी पत्नी भी अब अपनी बहन के साथ बातें करने लगी है। अब मेरी पत्नी बहाने बहाने से अपने मायके जाने की बात करती थी और कहती थी कि मुझे सुनैना की याद आ रही है। हालांकि शुरू के दिनों में मैंने अपनी पत्नी के मुंह से सुनैना का ज्यादा नाम भी नहीं सुना था। मुझे खुशी हुई थी और ये सब देखकर अच्छा भी लगता था। अब सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिली थी कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। जब ये खबर मुझे मिली तो मैं खुशी से झूम उठा था। मेरे पापा ने घर में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मेरे ससुराल वालों को भी इनवाइट किया गया था और हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे। मेरी बहन भी अमेरिका से अपने पति के साथ फंक्शन अटेंड करने के लिए आ गई थी और कुछ दिन घर पर रहने के बाद वो चली गई थी। एक अजीब बात ये थी कि उस फंक्शन में मेरी साली सुनैना नहीं आई थी। मैंने देखा था कि मेघा के मम्मी पापा मेघा से तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनैना के साथ उनका बर्ताव कुछ अलग सा रहता था। मैंने अपने सास ससुर से इस बात पर शिकायत की थी कि आपको सुनैना को भी साथ लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बेटा, सुनैना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आ सकी। लेकिन मेघा ने अपनी मम्मी पापा से इस बात का शिकवा किया था। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मम्मी, जो कि मेरी पत्नी के आने के बाद बिल्कुल भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी, और अब मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी घर के काम किया करे।
नौकरों को रखने के लिए तो वो अभी भी राजी नहीं थी। प्रेगनेंसी की हालत में जब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी घर का काम ज्यादा नहीं कर पा रही थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी मायके जाने की जिद करती थी और कहती थी कि जब मैं घर जाती हूँ तो अपनी बहन के साथ थोड़ी बहुत देर बातचीत कर लेती हूँ। लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे प्रॉपर बेड रेस्ट बताया था। मैंने सोचा कि एक बहन ही बहन की तकलीफ को समझ सकती है, इसलिए मैं अपनी ससुराल चला गया और वहां जाकर मैंने मेघा के मम्मी पापा से कहा कि मेघा की प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिनों के लिए सुनैना को मेरे साथ मेरे घर भेज दें ताकि मेरी पत्नी सुनैना के आ जाने से ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर ना जाने क्यों मेघा के मम्मी पापा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। सुनैना उस समय अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने जब सुनैना को आवाज लगाई तो वो बाहर निकल कर आई थी। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो। घर के काम में भी दिक्कत हो रही है और तुम्हारे घर चलने से मेघा भी ठीक हो जाएगी। सुनैना तो फौरन ही हमारे घर चलने के लिए तैयार हो गई थी। सुनैना की मम्मी ने कहा कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम सुनैना को ले जा सकते हो, मगर उसके पापा कुछ नहीं बोले थे। इस तरह सुनैना हमारे घर आ गई थी। मेघा ने जब घर में सुनैना को अचानक देखा तो वो सरप्राइज हो गई थी। सुनैना ने मेघा से वादा किया था कि वो घर के सारे कामकाज अच्छे से देख लेगी। मम्मी भी सुनैना को देखकर खुश हुई थी क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी लगी थी कि मैं कोई नौकरानी ना लाकर अपनी ही साली को घर में ले आया था। लेकिन पापा को इस बात से शिकायत थी। उन्होंने कहा बेटा, घर आए मेहमान से हम काम करवाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहने लगी कि क्यों अच्छा नहीं लगता, नौकर पर भरोसा नहीं होता लेकिन घर के लोगों पर तो बहुत भरोसा होता है ना। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि चलो किसी बात पर तो मम्मी का मूड ठीक हुआ। मेरी पत्नी सारा दिन बेफिक्री से अपने कमरे में आराम करती थी और सुनैना सारे काम अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ आने वाले बच्चे के बारे में सोचता रहता था। जैसे जैसे मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे ही मेरी मम्मी का मूड भी उसकी तरफ से बेहतर होने लगा था। पापा और मैं सारा दिन ऑफिस में होते थे। शाम को जब घर आते तो घर में एक अजीब सी खुशहाली छाई होती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं ऑफिस में मौजूद था जब मम्मी ने मुझे फोन करके एक भयानक खबर सुनाई। मैं उसी समय अस्पताल के लिए निकल गया था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा तो मेघा अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। मम्मी और सुनैना अस्पताल में मौजूद थी। मैंने कहा ये सब कैसे हुआ? मम्मी ने बताया कि पता नहीं बेटा, मेघा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। अचानक उसकी चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने और सुनैना ने भागकर देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारी नजर फर्श पर गई तो देखा कि बाथरूम के फर्श पर पानी था और एक वायर लटक रहा था। उसका करंट पूरे बाथरूम में फैला हुआ था और हम दोनों फौरन ही मेघा को अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने बताया कि मेघा अब ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है। मैंने शुक्र किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? अजीब बात थी कि बाथरूम में वायर कैसे आई। सुनैना मेघा का बहुत ख्याल रख रही थी। 2 दिन के बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। पापा ने कहा था कि मेघा का बहुत बहुत ख्याल रखना, वो मरते मरते बची है। मेघा ने कहा कि लेकिन ये एक्सीडेंट तो किसी के भी साथ हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने अभी भी मेघा को आराम करने के लिए बताया था। अभी मेघा का दूसरा महीना चल रहा था। ऊपर वाले की कृपा से मेघा को कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी। कुछ दिन गुजरे तो मेघा ठीक हो गई थी। अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा था। सुनैना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वो तो अपनी बातों से मेरी मम्मी को भी इम्प्रेस कर दिया करती थी। सुनैना को देखकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वो मेंटली डिस्टर्ब रही है। मुझे लगता था कि शायद कोई और बात होगी, लेकिन मैंने ये बात अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। सुनैना को हमारे घर पर आए हुए काफी समय हो गया था। इस बीच मेघा के मम्मी पापा ने अपनी छोटी बेटी से बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे अपने घर बुलाया था। मेघा भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन अभी घर वापस जाए। सुनैना का कहना था कि जब तक मेरी दीदी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे खुशी थी कि वो हम सब लोगों का बहुत ख्याल रख रही थी। कुछ दिनों बाद एक और हादसा मेरी पत्नी के साथ हुआ। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए गई थी। मामूली सी गर्मी थी, इसलिए उसने फैन का स्विच ऑन किया और वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर तक फैन चलता रहा और उसके बाद अचानक छत से नीचे गिर पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि फैन गिरने से पहले ही उस पर मेघा की नजर चली गई थी। वो फौरन ही बिस्तर से उतर गई और पंखा छत से बेड पर आ गिरा था। मेघा अगर बिस्तर पर मौजूद होती तो उसे काफी नुकसान पहुंच सकता था।
जब मैं घर आया तो इस हादसे के बारे में मुझे सुनैना ने बताया। इस हादसे से मेघा बहुत डरी हुई थी और वो रो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था जब सुनैना मेरे लिए चाय लेकर आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। वो कहने लगी कि जीजू क्या हुआ है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं परेशान हूँ और यही सोच रहा हूँ कि एक के बाद एक हादसा मेरी पत्नी के साथ क्यों हो रहा है। सुनैना कहने लगी कि जीजू बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी के साथ ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई जानबूझकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने झट से उसकी तरफ देखा तो वो घबरा गई। कहने लगी कि मेरा वो मतलब नहीं है, बस मुझे आपकी मम्मी का बर्ताव मेरी दीदी की तरफ से ठीक नहीं लगता। वो उनसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं, ठीक से बात भी नहीं करती। मेरी खामोशी पर वो खामोश हो गई थी, लेकिन सुनैना की बात ने मेरे दिमाग में शक पैदा कर दिया था। मैं उसी समय मम्मी के कमरे में गया और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, बेटा तुम पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों तुम्हारी पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा गलती सारी मेरी थी जो मैं आपकी नफरत मिटाने की कोशिश करने लगा। आपको तो शुरू से ही मेघा पसंद नहीं है, मेघा आपको पसंद नहीं है, आप शुरू से ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो, लेकिन अब जो आप कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी मुझे चौंक कर देखने लगी, कहने लगी कि बेटा उसके साथ हादसे हो रहे हैं, तुम इसका जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे हो। मैंने कहा यह हादसे नहीं बल्कि हमला है जो आप कर रही हो मेरी पत्नी पर, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, उसके और उसके बच्चे की जान को आपसे खतरा है। मेरी मम्मी ने तो जैसे अपने कानों को हाथ लगा लिया था और कहने लगी कि बेटा मैं सख्त जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हारी पत्नी को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा मुझे कुछ करना ही होगा, पापा घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। मम्मी मेरी इस बात पर बहुत डर गई थी। उन्होंने कहा बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अब तो मैं मेघा से कुछ भी नहीं कहती। मैंने मम्मी की एक न सुनी और मैं कमरे से निकल आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से बात करूंगा कि जब तक मेघा की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम कहीं और रह लेंगे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की जान को और खतरे में नहीं डाल सकता था। सुनैना ठीक कह रही थी, ये सब जरूर मेरी मम्मी कर सकती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मेघा को पसंद नहीं करती थी। मेघा को तो मैंने समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं सुनैना के कमरे में जाकर उससे बोल देता हूँ। जैसे ही मैं सुनैना के कमरे में गया मैंने देखा कि जमीन पर एक साइड में उसके गले की चेन पड़ी हुई है और सुनैना बाथरूम में है, क्योंकि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैं चेन उठाकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग की ड्रॉ में से रख देता हूँ। मैंने ड्रॉ खोली और चेन को उसमें डाल दिया। ड्रॉ बंद करके जैसे ही मैं पीछे पलटा मुझे अचानक दोबारा से ड्रॉ खोलनी पड़ गई, क्योंकि मेरी नजर ड्रॉ में पड़े स्क्रू पर गई थी। इस ड्रेसिंग की ड्रॉ में सुनैना के मेकअप का सामान और जरूरी सामान रखा हुआ था। मैंने वो स्क्रू अपने हाथ में लिया, फिर मैं सारी कड़ियां आपस में जोड़ने बैठ गया। मैं सुनैना के कमरे से बाहर निकल आया था। क्या मेरी पत्नी को मारने की कोशिश सुनैना कर रही थी? अगर नहीं तो फिर हमारे कमरे के फैन के स्क्रू सुनैना की ड्रेसिंग की ड्रॉ में क्या कर रहे थे? और मैं सोच रहा था कि ये सब मेरी मम्मी कर रही है, और ये बात भी तो मेरे दिमाग में सुनैना ने ही डाली थी। शुरू से ही सुनैना के बारे में मैंने कुछ अजीब अजीब सी बातें सुनी हैं, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ करना था। ये जानना था कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। मैं सुनैना के कमरे से निकल ही रहा था जब अचानक पापा ने मुझे रोक लिया और मैंने अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ पापा को बता दिया। अगले दिन मैं अपनी मम्मी से बहुत नाराज था और मैं सारी नाराजगी सबके सामने जाहिर कर रहा था। मेघा मुझे बार बार समझा रही थी, ये बात ठीक है कि मेरे साथ 2 बार ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपको मम्मी पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है मेघा, मैं किसी पर कोई शक नहीं कर रहा, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं उन दिनों ऑफिस भी नहीं जा रहा था। मैंने सुनैना की तरफ से भी अपना मूड ठीक रखा था। आज मुझे मेघा को चेकअप के लिए लेकर जाना था। सुनैना ने कहा कि मैं आप सब लोगों के लिए मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ, उसको खाने के बाद ही आप में से कोई भी कहीं जाएगा। मैंने खुशी खुशी कहा कि मूंग की दाल का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, चलो हम तभी जाएंगे जब तुम हलवा बनाकर तैयार कर लोगी और हमें खिला दोगी। और दोपहर के खाने का समय भी हो रहा था। जिस दिन से सुनैना हमारे घर में आई थी उस दिन से वही हम सब के लिए खाना बना रही थी, लेकिन जब से मुझे उस पर शक हुआ था तब से मैंने उस पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी थी। उस दिन भी जब वो किचन में खड़ी मूंग की दाल का हलवा बना रही थी तब मैंने उसे उसके कमरे से एक छोटी सी शीशी ले जाते हुए देखा था।
मुझे लगा कि शायद इस शीशी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसी के जैसी एक और शीशी का बंदोबस्त किया और उसे बातों में लगाया था कि उसका ध्यान भटक जाए। उस शीशी को उसने डर की वजह से बर्तनों के पीछे छुपा दिया था। मैंने बहाने से उसे किचन से बाहर बुलाया। उसका ध्यान जैसे ही काम में लगा, मैं किचन में गया और मैंने उस शीशी को बदल दिया। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि ये छोटी सी शीशी कोई मामूली शीशी नहीं थी, बल्कि ये नींद की दवाई थी। मैं समझ गया था कि सुनैना जरूर इस दवाई का इस्तेमाल हलवा बनाने में करेगी। क्या वो हम सबको बेहोश करना चाहती थी? मैंने जिस तरह उस पर अपनी कड़ी नजर रखी हुई थी, उस हिसाब से मुझे उसके बारे में धीरे धीरे सच पता चलने लगा था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी, यह अभी तक मुझे नहीं पता चला था। इसलिए जैसा वो करना चाह रही थी, मैंने उसको वैसा ही करने दिया। साथ ही मम्मी पापा को और मेघा को भी बता दिया कि जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। मेघा को मेरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि इंतजार करो, सारी सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। जब हम लोग दोपहर का खाना खाने बैठे तो उसके बाद सुनैना हम सब के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई थी। हमने उसके हाथ का बना हुआ मूंग दाल का हलवा जैसे ही टेस्ट किया तो तारीफ करनी शुरू कर दी कि हाँ, हलवा सच में बहुत टेस्टी है। ये बात सुनकर सुनैना खूब खुश हो रही थी, लेकिन हलवा खाने के थोड़ी ही देर के बाद एक एक करके हम चारों बेहोश होने लगे। हमारे साथ बैठकर सुनैना ने ना तो खाना खाया था और ना ही हलवा टेस्ट किया था। उसने कहा था कि मैं बाद में खा लूंगी। हम लोग टेबल पर ही गिर गए थे ताकि सुनैना को ऐसा लगे जैसे हम उसका हलवा खाने के बाद बेहोश हो चुके हैं। पहले तो सुनैना ने हम चारों को एक एक करके चेक किया कि हम बेहोश हो गए हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद वो हमारे करीब खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी। वो मेघा के करीब गई और कहने लगी कि मेघा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। तुम मेरी बहन हो, मेरी दीदी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बेहोश किया। मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। वो अपने आप ही पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरा यहाँ तक पहुँचना और इन लोगों को बेहोश करना बहुत जरूरी है। उसी समय उसने टेबल पर रखा चाकू उठाया और वो मेघा को मारने ही वाली थी, जब पीछे से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद एक एक करके सब लोग होश में आ गए। हम लोग बेहोश नहीं हुए थे, सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। मेघा ने जब अपनी बहन का ये रूप देखा तो वो हैरान रह गई थी। मम्मी पापा भी शॉक्ड रह गए थे कि सुनैना ये क्या कर रही थी। मैंने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ काबू किए और कहा कि बताओ, तुम मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहती हो? वो कहने लगी कि तुम लोग होश में कैसे आ गए। इस समय मेरी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि हम बेहोश हुए ही कब थे। तुम तो बहुत चालाक लड़की निकली। मेरे बेटे के दिमाग में ये बात फिट कर दी कि उस पर जानलेवा हमला मैं करती हूँ। पापा ने कहा कि हमारे बेटे ने ही हमें बेहोश होने की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि हम तुम्हारी सच्चाई जान सकें। मेघा ने अपनी बहन की तरफ देखा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, सुनैना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा और तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुमने मुझे मारने के बारे में कैसे सोचा? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को समझा। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मम्मी पापा तुम्हारे साथ जो करते थे वो बिल्कुल ठीक किया करते थे। मैं अभी भी समझ नहीं पाया था कि मेघा क्या बात कर रही थी। सुनैना ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं अगर लड़कों से बात करती थी तो ये मेरा शौक था। तुम अगर सीधी सादी और संस्कारी हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मी पापा हमेशा मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। हमेशा कहते थे कि मेघा को देखो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती, कितनी शरीफ है, कितनी संस्कारी है। मगर मेरी सोच तुमसे बिल्कुल अलग थी। मम्मी पापा ने ये कभी क्यों नहीं समझा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तुम अच्छी थी, तुम शरीफ थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बात में मुझे नीचा दिखाते, बार बार तुमसे कंपेयर करते। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। उन्हें अगर मेरे अफेयर्स के बारे में पता चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कमरे में जानवरों की तरह कैद करके रखे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने जीजू के सामने आने से भी मना किया था। वो तो मैं अपनी मर्जी से जीजू के सामने आ जाया करती थी। मम्मी पापा को लगता था कि मेरे जीजू के सामने मेरी हकीकत ना आ जाए, और तुम भी मम्मी पापा का साथ दिया करती थी। ये तो मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं जानबूझकर जीजू के सामने आती रही, और मम्मी पापा के सामने तुम्हारी शादी के बाद मैंने अच्छे बनने की एक्टिंग शुरू कर दी,
ताकि उनको लगे कि उनकी बेटी अब सुधर चुकी है। मैंने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा गुस्सा रहा, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मम्मी पापा मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ही इस दुनिया से भेज दूं, सबकी नजरों में अच्छी बन जाऊं और एक वक्त ऐसा आए कि मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी जगह आ जाऊं। ये आइडिया मेरा बुरा नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया। मैंने कहा, मेघा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, बल्कि मेघा तो तुम्हें आज भी बहुत अच्छा समझती है। इस बारे में मुझे ही शक हुआ था, क्योंकि जब से तुम हमारे घर में आई हो मेघा पर जानलेवा हमले होने लगे थे। ये बात तो मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने तुम्हारी चेन जमीन पर पड़ी हुई देखी थी। सोचा कि मैं इसे ड्रॉ में रख देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी चेन ड्रॉ में रखी तो मुझे अपने ही कमरे के फैन के वो स्क्रू दिखाई दिए जो स्क्रू न होने की वजह से चलते रहने पर छत से नीचे गिर गया था, और जिससे मेरी पत्नी की जान को खतरा भी हो सकता था। मुझे शक हुआ कि ये स्क्रू तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। बस तभी से मैंने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी, और आज भी जब मैंने देखा कि तुम कोई छोटी सी शीशी किचन में लेकर जा रही हो तो मैंने उसको बदल दिया और अपने प्लान में मम्मी पापा और मेघा को भी शामिल कर लिया। मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, इसलिए जैसा तुम चाहती थी हम वैसा ही करते रहे, और अब तुम्हारी हकीकत हम सबके सामने आ गई। मेघा तो अपनी बहन की इस बदतमीजी पर बहुत रो रही थी। उसने मम्मी पापा को भी फोन करके सब बता दिया था और कहा था कि इसे अभी और इसी समय यहाँ से ले जाइए। उसके मम्मी पापा मौके पर ही हमारे घर आ गए थे